शादी के लहंगे का जादू। एक समय की बात है, शिवानी अपने माता पिता के साथ विनयपुर नाम के गांव में रहा करती थी। शिवानी के पिता जगमोहन एक दिहाड़ी मजदूर थे और वो जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाते थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जगमोहन के घर पर लड़के वाले आते हैं। वो शिवानी को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। साथ ही साथ में जगमोहन से कहते हैं, देखिए जगमोहन जी, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है और हमारे बेटे को भी पसंद आ गई है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम लोग शादी 1 महीने के अंदर अंदर ही कर लेते हैं। आपका क्या कहना है? जी मैं क्या कहूँ, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जगमोहन सोच में पड़ जाता है। तभी शिवानी की माँ रेखा कहती है, अरे आप 1 महीने में शादी करने के लिए क्यों मान गए? हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है जो हम अपनी बेटी की शादी में लगा सके। रेखा, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। लड़के वालों का शहर में अच्छा घर है, लड़का अच्छा कमाता है। अगर ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ भर दी। पर अब हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। हमारे पास तो हमारी बिटिया को देने के लिए लहंगा चोली तक नहीं है, वो भी हमें खरीदना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जमींदार के यहाँ जाता हूँ और उनसे कुछ काम मांगता हूँ। वो भले आदमी हैं, कुछ न कुछ काम तो जरूर दे देंगे। जगमोहन गांव के जमींदार के पास जाता है। गांव का जमींदार एक भला इंसान था। वो लोगों की मदद भी किया करता था। मालिक, मेरी परिस्थिति को समझिए और मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पास केवल आपका ही सहारा है। तुम चिंता मत करो जगमोहन, तुम दिल लगाकर काम करो और तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वेतन मिल जाएगा। अब जगमोहन सुबह मजदूरी पर जाता, दिन में जमींदार के यहाँ और रात को चौकीदार का काम करता। उसके पास आराम करने के लिए 1 मिनट भी नहीं था। वह 24 घंटे काम करता रहता था, जिस कारण धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन वो चक्कर खाकर गिर जाता है, जिसके बाद जगमोहन को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और डॉक्टर जगमोहन का बड़ा सा बिल बना देता है। जगमोहन के कमाए हुए सारे पैसे वो बिल भरने में ही चले जाते हैं। कुछ दिन में जगमोहन घर आ जाता है। माँ, हमारे सारे बचाए हुए पैसे खत्म हो गए। अब हमारे पास पापा की दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू चिंता मत कर, तू यहाँ अपने पापा का ध्यान रख। मैं बड़े घरों में कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ, वहाँ मुझे जरूर कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। उससे हमारा कुछ खर्चा तो निकल जाएगा। रेखा आसपास की बड़ी सोसाइटी में काम ढूंढती है और उसे कुछ घरों में नौकरानी का काम मिल भी जाता है। रेखा वहीं काम करने लगती है, लेकिन उसके इस काम से भी केवल जगमोहन की दवाई और घर के खाने का ही खर्चा निकल पा रहे थे। माँ, मेरी शादी का दिन नजदीक आते जा रहा है, लेकिन अभी तक हमने मेरी शादी का लहंगा नहीं लिया। मैं भी यही सोच रही हूँ मेरी बच्ची, पर इतने पैसे ही नहीं जुड़ रहे हैं कि तेरे लिए लहंगा ला सकूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी शादी पर क्या पहनूंगी? रेखा कुछ देर सोचती है और फिर अपनी अलमारी में से जाकर एक कड़ा निकालती है। ये कड़ा मेरी सास ने मुझे मेरी शादी के समय दिया था। इसे बेचकर मुझे कुछ न कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद रेखा को उसके कड़े को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उसे घर ले आती है और फिर शिवानी को लेकर लहंगा लेने चली जाती है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? जी ये वाला 10,000 का है और जिस पर आपकी बिटिया का हाथ है वो 13,000 का है। ये तो बहुत ही महंगा है। आपके दुकान में सबसे सस्ता वाला लहंगा कितने का है? देखिए, वैसे तो लहंगे की वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन अगर आप सबसे सस्ता लहंगा देखना चाहती हैं तो वो 5,000 का होगा। उससे कम का लहंगा हमारी दुकान पर नहीं मिलेगा। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। क्या आपकी दुकान में 2,000 रुपए तक का लहंगा होगा? नहीं, इतना सस्ता लहंगा हम नहीं रखते। एक एक करके रेखा और शिवानी कई लहंगों की दुकान पर जाती हैं, लेकिन उन्हें उनके बजट में कोई लहंगा नहीं मिलता।
जिससे उदास होकर वो लोग घर आ जाते हैं। अरे रेखा, तुम तो मेरी बिटिया का लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई हो? जितने पैसे हमारे पास हैं, उतने में कोई भी हमें एक ढंग का शादी का लहंगा नहीं दे रहा है। अब आप ही बताइए, खाली हाथ ना आती तो क्या करती? ये सब मेरी गलती है। मेरी ही बीमारी में इतने पैसे खर्च हो गए, वरना मेरी बिटिया के लिए अच्छा सा लहंगा आ जाता। आप चिंता मत करिए पापा, आप ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बड़ी बात है। बाकी लहंगा तो कभी भी आ जाएगा। धीरे धीरे वक्त निकलता रहता है। अब शादी को केवल एक ही दिन बचता है। सभी चिंता में होते हैं। तभी शिवानी के घर के दरवाजे पर एक साधु आता है। भूखे को खाना दो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। शिवानी घर में से कुछ खाना निकालकर उस साधु को देते हुए कहती है, साधु महाराज, घर में पैसे तो नहीं हैं, आप इस भोजन से ही संतुष्टि कर लीजिए। साधु वो खाना खा लेता है और फिर शिवानी के उतरे हुए मुंह की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? इसके बाद शिवानी सारी कहानी उस साधु को बताती है। बिटिया, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये संदूक देना चाहता हूँ। इस संदूक को तुम अपनी शादी वाले दिन ही खोलना। आयुष्मान भव। ऐसा कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। अब शादी का दिन आ जाता है। सभी चिंता में होते हैं। आज मेरी शादी है, पर मेरे पास मेरी शादी का लहंगा तक नहीं है। ये कैसी विपदा है। शिवानी ये सब सोच रही होती है कि तभी उसे उस साधु के दिए हुए संदूक के बारे में याद आता है। शिवानी उस संदूक के पास जाती है और उसे खोलती है। जैसे ही वो उसे खोलती है, उसमें से एक बहुत ही सुंदर सा शादी का लहंगा निकल कर आता है। अरे वाह, ये लहंगा तो कितना सुंदर है, मानो समुद्र के मोतियों और आसमान के तारों को पिरोकर बनाया गया हो। इसके बाद शिवानी भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उसे भी ये लहंगा दिखाती है, जिस पर रेखा कहती है, पर तेरे पास ये लहंगा आया कहाँ से? इसके बाद शिवानी रेखा को सारी कहानी बताती है। अब मेरे पास मेरे शादी का लहंगा है। काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट होती तो मैं खुद का मेकअप भी कर लेती। ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी मेकअप किट प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। शिवानी बेटा, मुझे लगता है ये जादुई लहंगा है जो लोगों की इच्छा पूरी करता है। हमें इसे आजमा कर देखना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हे जादुई लहंगे, मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दो। शिवानी के ऐसा कहते ही जगमोहन बेड पर से उठकर चलने लगता है। अरे वाह, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। शरीर में एक अलग सी फुर्ती आ गई है। हाँ माँ, ये तो सच में एक जादुई लहंगा है। धन्य हो वो साधु बाबा। इसके बाद वो लोग जादुई लहंगे की मदद से शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। लड़के वाले भी बारात लेकर आ जाते हैं। तभी लड़के का पिता जगमोहन से कहता है, भाई साहब, तैयारियां तो आपने काफी अच्छी की है। अब जल्दी से 5 लाख रुपए और मेरे बेटे के लिए एक सोने की चेन दे दीजिए, फिर हम दोनों के फेरे करवा देंगे। देखिए, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये सब मैं नहीं जानता, आपको पता होना चाहिए। आप अच्छा खासा कमाने वाले लड़के से अपनी गरीब बेटी की शादी कर रहे हैं, तो कम से कम इतना देना तो आपका फर्ज बनता है। पर मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? वो सब मैं नहीं जानता। अगर आपने मुझे इतने पैसे और चैन नहीं दी तो मैं बारात लेकर वापस चला जाऊंगा। बाद में बदनामी आपकी ही होगी। जगमोहन निराश हो जाता है। तभी शिवानी वहाँ आ जाती है। अगर आपको बारात लेकर जाना है तो जाइए और अपने बेटे को कहीं और जाकर बेचिए। मुझे नहीं करनी ये शादी। बिटिया, ये तू क्या कह रही है? हाँ बाबा, मुझे नहीं करनी शादी। मुझे ऐसे भिखारी लोगों के घर नहीं जाना जो खुद ना कमाकर दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं और अभी ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे। इसलिए मुझे इनके घर नहीं जाना। इसके बाद बारात वापस लौट जाती है, पर शिवानी हार नहीं मानती। वो उस जादुई शादी के लहंगे की मदद से
अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और एक अच्छी अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद वो साधु अपने बेटे के साथ शिवानी के घर पर जाता है। शिवानी को साधु का बेटा एक नजर में पसंद आ जाता है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और शादी में शिवानी वही जादुई लहंगा पहनती है और उस दिन के बाद से वो अपने पति के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगती है। परी का जादुई पुराना ताज। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक गांव में संध्या अपनी बेटी, पति और सास ससुर के साथ रहती थी। संध्या की बेटी जब 4 साल की थी तभी उसके पिता उन दोनों को छोड़कर किसी और के साथ रहने चले गए थे। संध्या का पति एक बहुत अमीर आदमी था। संध्या खुद भी एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन जब संध्या का पति उसे छोड़कर चला गया तो उसके ससुराल वालों ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब संध्या को ही गलत समझ रहे थे। एक दिन संध्या के सास ससुर ने उसके माता पिता को घर बुलाया और उन्हें संध्या के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला। उनके सामने ही संध्या की सास ने संध्या से कहा, देखो संध्या, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो वो आज हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, चली जाओ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। संध्या अपने सास ससुर के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है। वो सबसे पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए मना कर दिया। अब संध्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी 4 साल की बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। संध्या चलती जा रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो थकी हारी एक नदी के पास पहुंच जाती है। मम्मी, बहुत प्यास लगी है। रुको गिन्नी, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। संध्या अपनी छोटी बेटी को पेड़ की छांव में बिठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। संध्या की नजर वहीं पर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर जाती है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन वो सुंदर सा पिल्ला जख्मी हो रखा था। उसे देखकर संध्या कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर पिल्ला है, लेकिन ये तो जख्मी भी हो रखा है। मुझे पहले इसके चोट पर मरहम लगाना होगा। संध्या उस पिल्ले के जख्मों को पानी से धोती है और फिर इधर उधर से कुछ पत्ते इकट्ठा करके उसकी चोट पर लगा देती है। फिर अपनी बेटी को पानी पिलाने के लिए चली जाती है। संध्या जहाँ जहाँ जा रही थी, वो सुंदर पिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसे देखकर संध्या कहती है, चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। संध्या के इस तरह से बात करने के बावजूद वो पिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर संध्या उस पिल्ले को प्यार से सहलाती है। पता नहीं तुमको क्या हो गया है, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। पहले ही हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और ना ही खाने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकती, तुम अब अपनी राह पर चले जाओ। लेकिन फिर भी वो सुंदर सा पिल्ला उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर संध्या सबसे काम मांगने लगती है। उसी गांव में मोहित नाम का एक भला आदमी रहता था, जो संध्या को काम देता है। बहन, क्या तुम खेतों में काम कर पाओगी? हाँ भैया, मैं कुछ भी करूँगी। पेट को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, इसी खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना लो और यहीं रहो। मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। लेकिन तुम कहाँ से हो? भैया, प्लीज मुझसे ये सब मत पूछिए। मैंने आपको भाई कहा है और आपने मेरी जरूरत के वक्त मुझे काम दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके बाद मोहित वहाँ से चला जाता है और संध्या वहीं रह जाती है।
खेत में ही वो मोहित की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और अपनी बेटी गिन्नी और उस पिल्ले के साथ रहने लगती है। वो खेत में काम करने के साथ साथ मोहित की माँ का भी देखभाल करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब 1 साल बीत चुका था और गिन्नी भी 5 साल की हो चुकी थी और वो प्यारा सा पिल्ला भी थोड़ा बड़ा हो गया था और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। एक दिन सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर हर रोज की तरह संध्या उस पिल्ले के पास जाती है। वो ध्यान से देखती है कि पिल्ले की आंखों में आंसू थे। वो उसको झट से गोद में उठा लेती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई ना? संध्या की ये बातें सुनने के बाद वो पिल्ला एक खूबसूरत परी में बदल जाता है और वो परी बोलती है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे कहीं चोट लगी है, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं। संध्या ये सब देखकर बहुत हैरान थी। ये सब कैसे हुआ? कौन हो आप? मैं एक परी हूँ और मेरा नाम रानी है। बहुत समय पहले मुझे एक चुड़ैल ने कुत्ते का बच्चा बना दिया था। तब से मैं ऐसे ही भटक रही थी। फिर एक ऋषि मुनि ने मुझे वरदान दिया कि अगर कोई इंसान 1 साल तक मेरी सच्चे मन से सेवा करेगा तो मैं वापस परी के रूप में बदल जाऊंगी। और तुमने मेरी 1 साल तक बहुत अच्छे से सेवा की। मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुमने मुझे वापस मेरा जीवन लौटाया है। मैं तुम्हें अपनी एक बहुत कीमती चीज देना चाहती हूँ। लेकिन क्या रानी परी? मैं तुम्हें अपना पूर्वजों का ताज देना चाहती हूँ। मेरे लिए उससे कीमती और कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मना नहीं करोगी। लेकिन परी, वो आपके पूर्वजों का ताज है। मैं उसे कैसे रख सकती हूँ? मेरी खुशी के लिए तुम्हें रखना होगा। इस ताज में बहुत शक्तियाँ हैं। तुम इसकी मदद से कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। इतना कहकर रानी परी सलोनी को ताज दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। संध्या ताज पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे पिल्ले से लगाव हो गया था, इसलिए वो थोड़ा दुखी भी थी। वो उसी वक्त जादुई ताज से कहती है, हे पूर्वजों के पुराने ताज, तुम मुझे सेम वैसा ही दिखने वाला एक पिल्ला दे दो। वो जादुई ताज संध्या को वैसा ही सेम टू सेम पिल्ला दे देता है। अब संध्या ने ताज की मदद से उसी गांव में एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली थी और उस पर बहुत बड़ा घर बनवा लिया था। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन संध्या कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहाँ पर उसे गांव की ठकुराइन दिखती है। गांव की ठकुराइन संध्या से कहती है, वाह वाह, क्या बात है संध्या, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ हैं। जब इस गांव में आई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अब क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है क्या? संध्या बेचारी भले मन से सब कुछ ठकुराइन को बता देती है। संध्या की बात सुन ठकुराइन के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर अपने पति शंभू को सारी बात बता देती है। शंभू उस गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी लालच में आकर रात को संध्या के घर चुपके से घुस जाते हैं और वो ताज को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी संध्या का पिल्ला वहां आकर भौंकने लगता है। अपने पिल्ले का शोर सुनकर संध्या वहां भागी भागी आती है। तब तक ठाकुर और ठकुराइन दोनों वहां से भाग चुके थे। संध्या को देखकर पिल्ला भी शांत हो गया था। संध्या रात को वहीं सो जाती है। अगले दिन से ठाकुर उस पिल्ले पर नजर रखने लगता है ताकि वो जब बाहर जाए तो वो ताज चुरा सके। एक दिन वो पिल्ला बाहर घूमने चला जाता है। तभी चुपके से ठाकुर वो ताज चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो, मैं वो ताज चुरा कर ले आया हूँ। देखा आपने, मैंने कहा था ना वो बहुत बेशकीमती ताज है। इसी के कारण वो संध्या बहुत अमीर होती जा रही है।
उसने खुद मुझे बताया था। एक काम करते हैं, हम इसे अपनी तिजोरी में रख देते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हाँ, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेच देंगे। अब तो हम पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हमें अब इस गांव पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन जब संध्या अपना ताज देखने जाती है तो उसे वो रानी परी का दिया हुआ ताज कहीं नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है और इधर उधर ताज ढूंढने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके घर में ताज की चोरी हो चुकी है। दूसरी तरफ जब ठाकुर ताज को बेचने जाने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है तो वो देखता है कि ताज के साथ साथ उसकी तिजोरी का सारा धन गायब है। ये सब देखकर ठाकुर हैरान हो जाता है और सर पकड़कर रोने लगता है। अरे ठकुराइन, कहाँ हो? हम तो बर्बाद हो गए। हमारी तिजोरी का सारा धन गायब हो गया। क्या कहा आपने? सारा धन गायब हो गया? अरे हम तो लुट गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो भागते भागते संध्या के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। दरअसल ताज के साथ तिजोरी का सारा खजाना संध्या के पास आ गया था। क्योंकि ताज जादुई था, इसलिए उसने अपना जादू दिखाया और ठाकुर ठकुराइन को बहुत अच्छा सबक भी सिखाया। आप दोनों को शर्म नहीं आती किसी के घर चोरी करने में? ताज के साथ सारी चीजें जादू से मेरे पास आ गई हैं। मैं आप लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका सारा धन आपको वापस कर दूंगी। लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसी हरकत कभी नहीं करना। हमें माफ कर दो संध्या, हमारी मति मारी गई थी जो हमने चोरी जैसा पाप किया। अब हम जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। कृपया कर हमारा धन वापस लौटा दो। संध्या ठाकुर और ठकुराइन का धन वापस लौटा देती है। उसके बाद संध्या खुशी खुशी अपने पिल्ले और अपनी बेटी गिन्नी के साथ रहने लगती है और दिन ब दिन खूब तरक्की करती है। साथ में गांव के हर जरूरतमंद की भी मदद करती है। गांव में सड़कें बनवाती है, तालाब बनवाती है, पूरे गांव को बहुत सुंदर बना देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।